एनर्जी हीलिंग्स जैसे चलती हैं, मैं मेन क्या प्रभावित हुआ उस आयुर्वेदा से उसकी बातचीत कर रहे हैं। आयुर्वेदा जनरली हमारे घरों में भी एग्जिस्ट करता है। एनर्जी हीलिंग हम लोग करते हैं। मैं मल्टी मोडलिटी हीलर हूँ, 50 टाइप की थेरेपीज़ पे काम करता हूँ लगभग। तो मुझे जब आपका वीडियो देखा मिला तो मुझे लगा अगर एनर्जी हीलिंग के साथ साथ आयुर्वेदा का कुछ मिक्सअप हो तो बहुत अच्छा है। तो जनरल डाइट वगैरह में कुछ ऐड कराते हैं हम लोग, त्रिफला या इस तरीके की चीज़ें, बट बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है क्योंकि एक पढ़ाई जो चाहिए वो नहीं मिली। साथ में क्या है कि BA MS डॉक्टर भी बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स में हैं जो कि एक्चुअली डायरेक्ट मेडिसिन देते हैं कि इस कंपनी का ये, इस कंपनी का ये, डायरेक्ट। तो क्या वो शास्त्रगत कैसे एक स्पिरिचुअलिज्म और आयुर्वेदा का मिक्सचर कैसे होना चाहिए, ये आपसे क्वेश्चन है। पहले तो मनीष जी, आपका स्वागत है। आप हमारे आश्रम उडुपी में यहाँ पधारे। मुझे एक अच्छी बात क्या लगी आप में कि आप में सत्यनिष्ठा है और कुछ करने की और कुछ लोगों को देने की एक कई वो है, एक कन्विक्शन है। और यदि किसी व्यक्ति में ये चीज़ मिले तो उसको सम्मान देना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि ये जितने भी हमारी संघ में जो जुड़ी जनता है वो आपको जाने। और आपका जो प्रश्न है वो ये है कि स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिसिन, वही आयुर्वेद तो इंडियन ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन TIM है। हम लोग इसको इंडियन लैंग्वेज में आयुर्वेद बोलते हैं, वेस्ट की लैंग्वेज में ये TIM है। जैसे चाइनीज हैव TCM, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, सेम ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन। ईस्ट और वेस्ट में दो मेडिसिन हैं, एक वेस्टर्न मेडिसिन और एक ईस्टर्न मेडिसिन। वेस्ट ने दो बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिनल ब्रांचेस दी, हालांकि वो देशों से कनेक्टेड नहीं रही, वो जनरलाइज्ड हुई क्योंकि उनके यहाँ नॉलेज को वो देश से कनेक्ट नहीं रखते हैं, क्योंकि वो बिजनेस में डालते हैं उसको। तो उन्होंने एलोपैथी और होम्योपैथी, जर्मनी ने इसको प्रारंभ किया। भारत ने, ईस्ट ने दो दी, एक भारतीय कॉन्टिनेंट में रही जिसका नाम हो गया आयुर्वेद जो है ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन, और एक चाइनीज मेडिसिन चाइना में रही जिसका नाम हो गया ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। ये जो इंडियन मेडिसिन है आयुर्वेदा, इसको ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन TIM, ये अध्यात्म के बिना टिक ही नहीं सकती। कारण ये है कि हमारे यहां व्याधि के दो नाम दिए गए हैं। एक वो व्याधि जो खाने पीने के कारण हुई, आपने उसकी दवा दे दी, वो बीमारी ठीक हो गई। जैसे अब भाई आपने ज़्यादा गर्म खाना खा लिया, या आपका पैदाइशी यदि पित्त की प्रकृति है, आप गर्मी का आपका शरीर है और आपने गर्म खाना खा लिया, तो आपके शरीर में उष्ण गुण बढ़ गया, तो आपने फौरन चंदन और ठंडी वाली चीज़ें दे दी। चंदन है, उसिर है, धनिया है, और वो एकदम ठीक हो गया। ये है आयुर्वेद की चिकित्सा। अब ठंड लग गई, हाथ पैरों में ठंड पकड़ रहे हैं आजकल, जैसे चल रहा है जो सर्दियों में देखा होगा बहुत लोगों की, उनके हाथ पैर बिल्कुल एकदम ठंडे हो जाते हैं, तो उनमें वायु बढ़ गई है, तो उनको हम लोग गर्म चीज़ें दे देते हैं। जैसे अश्वगंधा गर्म है, तो अश्वगंधा भी नरवाइन टॉनिक है, पर जिसकी बॉडी बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई है उसको देंगे। अब जिसकी वायु बढ़ गई है लेकिन शरीर गर्म तासीर का है, तो अश्वगंधा नहीं देंगे, दर्द बढ़ जाएगा, उसको देंगे गोखरू। गोखरू भी नरवाइन टॉनिक है लेकिन वो ठंडा करता है। तो इस तरह से बड़ी सूक्ष्म आयुर्वेद में हर्ब्स के ऊपर स्टडी की गई, लेकिन ये एक लेवल तक बताई है। वो कहते हैं कि इन सबको करने के बाद में भी यदि रोग ठीक नहीं हो रहा है, शास्त्रोक्त प्रमाण औषधि प्रयोगो अपि, यदि शास्त्र में शास्त्रोक्त जो प्रमाण है वो औषधि देने पर भी, प्रयोग करने पर भी, यत रोगम न शांतयते, यदि रोग शांत नहीं होता है, तत्कर्मजो बुधः, उस बीमारी को कर्मज व्याधि कहते हैं। जो आपके पूर्व जन्म में कुछ ऐसे कर्म हुए जिसमें हमने किसी को कष्ट दिए, तो वो पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण जायते, वो जो पूर्व जन्म के जो पाप कर्म है वो इस जन्म में व्याधि रूप में प्रताड़ित करते हैं, ऐसा शास्त्र ने कहा।
अब उसको ठीक करने के लिए अध्यात्म एकमात्र रास्ता है, क्योंकि आत्मा का जहां पर चिकित्सा हो वो अध्यात्म, अधि आत्मा। तो ये शरीर तो कमरा है, इसके अंदर कपड़ा है, इसके अंदर ये आत्मा रह रही है। कहते ना ये मेरा हाथ, वो मैं कौन, ये मेरा शरीर, मैं कौन, वो आत्मा। तो आत्मा जो जैसे सिम कार्ड में नंबर है, वैसे ही आत्मा कर्म लेके आई, उस आधार पे इस बॉडी के अंदर जेनेटिक डिस्टर्बेंसेस कर रही है, हो रहा है। वही कॉफी एक आदमी पीता है, कुछ नहीं होता है, वही कुछ लोग दारू पीते कुछ नहीं होता है, कुछ लोग पीते हैं, बीमारी जाती है। तो वो जो कर्म है पूर्व जन्म का, उसको पाक करवाना आयुर्वेद के हिसाब से बहुत आवश्यक है। वो अध्यात्म है। आत्मा के ऊपर जो चादर चढ़ी है कर्मों की, या सिम कार्ड का एनालॉजी ले लें तो जो नंबर पड़े हुए हैं खराब वाले, अनजान वाले, बेकार वाले, वायरस वाले, उनको डिलीट कर दो। उसके लिए हमारे यहां यज्ञ, हवन, थोड़ा अंतर है दोनों में, वैसे नियरली एक ही है। ज्ञ माने होता है ज्ञान, यज्ञ का मतलब है जहां पर आप मैटर देते हैं फायर में और वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है और वो एनर्जी बॉडी को मिलती है। भोजन भी एक यज्ञ है, आपने भोजन किया, संविदा खाई, अग्नि ने उसको एनर्जी में बनाया। वैसे बाहर करते हैं, अंदर करते हैं। दूसरा मंत्र मेडिटेशन, वो पर्टिकुलर ध्यान करते हैं स्वरूप का और उस आधार पर मंत्र रिपीट करने से एक सर्टेन तरह की एनर्जी फॉर्म होती है और वो आपके कर्मों का पाक करती है। जब इसके साथ में जब हम वो औषधि देते हैं तो जो कर्मोज व्याधि है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब वो कुछ लोग बोलते हैं कि साहब वो ये सब तो क्या साइंटिफिक प्रूफ है? अरे रिजल्ट मिलता है, वही साइंटिफिक प्रूफ है। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, अब तो आपको रिजल्ट पता पड़ जाता है सब कुछ। मेन चीज क्या है, ये वो कहता है जिसको, अब उनके पास तो उसका या हथियार है नहीं तो वो करे क्या, वो फिर कहता है प्रूफ दो। अब प्रूफ तो सबसे अच्छा प्रूफ तो लोगों को रिजल्ट मिल रहा है, वही है ना। इससे बड़ा क्या प्रूफ देंगे? है ना। तो बीमारी को आपको ये अध्यात्म का और आयुर्वेद का मतलब हर्बल मेडिसिन और स्पिरिचुअलिटी वैसे ही है जैसे आत्मा और शरीर। शरीर के लिए आयुर्वेद की हर्बल मेडिसिन और आत्मा को ठीक करने के लिए अध्यात्म, दोनों को जोड़ दीजिए, परफेक्ट। व्यक्ति बीमारी ठीक होनी है, कोई बीमारी वो ठीक होगी। जैसे कि आत्मा को हमारी समझ से, जैसे मैंने जो जाना उस हिसाब से एक डेटा के रूप में हमने लिया जो किसी भी बॉडी पे इंस्टॉल होता है और चलता रहता है। और शरीर हो गया हमारा जो कि एक फिजिकल बॉडी है, ये नॉर्मली बीमार भी पड़ती है, मौसम का भी फ़र्क होता है। आत्मा के ऊपर इसका कोई फ़र्क नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आत्मा के ऊपर कोई व्याधि नहीं आती है। ऐसा जो पाप कर्मों के अनुसार जैसा आपने बताया वैसे कुछ कुछ प्रॉब्लम शरीर के अंदर आ सकती हैं। इसमें कुछ पार्ट ऐसा भी है कि कर्मा भी गलत नहीं है और गलत खान पान भी नहीं है, फिर भी किसी की बैड एनर्जीज अगर इफ़ेक्ट करती है, जैसे ऑरा या सूक्ष्म शरीर के बारे में कुछ। बहुत अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न पर काफ़ी बहस हुई। कुछ हमारे जर्मन फ्रेंड्स आए, इंडिया में तो बहुत बड़ा एक लॉबी है, वो कहती है कि ये क्या होता है कि कोई बाधा लग गई या कोई एनर्जी आ गई, ये सब तो मैजिक एक्ट, आप तो देखें करते हैं आप, तो मैजिक एक्ट के हिसाब से तो खराब है, गलत है, मूर्खता की कोई चरम सीमा पराकाष्ठा है। मैं इसीलिए शास्त्रोक्त बात करता हूँ। तुम्हें करना है कुछ भी तो शास्त्र पर बात करो, उस पर बोलो। शास्त्र ये कहता है कि बाधाएं होती हैं, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे पास तो प्रूफ है। तुम्हें केस करना है इस पे करो, क्यों नहीं करोगे? बात करनी इससे करो। मतलब यदि केस का मेरा मतलब यदि आपको विरोध करना है शास्त्र का, करो भाई, हम तो गड़बड़ी हैं, उसमें लिखा है, हम तो वो बता रहे हैं। जनरली महाराष्ट्र में जैसे इन चीज़ों के ऊपर एक अलग सा एक्ट और लॉ बन गया है। अब है क्या कि एक सज्जन ने मेरे से पूछा कि क्या कैसे करती काम, तुम शादी हुई तुम्हारी? बोले हाँ हुई। एंगेजमेंट का महीने कितने दिन की थी? बोले करीब करीब 2 महीने तक हमारी एंगेजमेंट पीरियड था। तो हमने कहा उस समय तुमने अपनी श्रीमती जी को जब आंखों में देखा था तो शरीर में कुछ सिक्रीशन हुए ना? देखिए व्यक्ति को उसी की भाषा में समझाना चाहिए, समझ में आए। उनको आप अध्यात्म बारे में बताएंगे समझ में नहीं आएगा। तो मैंने कहा कि उनकी आंखों में देखा और देखते ही आपके शरीर में वासना का प्रादुर्भाव हुआ था और आप में सिक्रीशन हो गए थे? बोले हाँ हुए थे। तो मैंने ऐसे देखने से तो हुआ है ना,
तुम्हारा चैनल खुला था इसलिए देखने से हुआ, श्रीमती जी से, मां से नहीं होगा, स्त्रियों से और अन्य स्त्रियों से। यदि आप चरित्रवान पुरुष हैं तो नहीं होगा। तो आपका यदि चैनल खुला है एक, तो दृष्टि से भी जब शरीर के अंदर न्यूरो हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का प्रभाव हुआ, इरेक्शन हुआ, सिक्रेशंस हुए, तो फिर यदि आपका चैनल अल्पसत्व है, यदि आप वीक मन के व्यक्ति हैं, सामने वाले व्यक्ति ने यदि बुरी भावना से आपको बड़ी दुष्टता से देखा, तो प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा साहब? वो हार्मोन्स को नहीं इफेक्ट करेंगे क्या? करेंगे, करेंगे, लॉजिक है वो तो। जब जब स्त्री का प्रभाव आपके खुलने पर पड़ रहा है, तो उस दुष्ट व्यक्ति का प्रभाव भी पड़ेगा, पड़ेगा। तो इसी को बैड एनर्जीज या बस यही है। बुरी नजर कहते हैं। यही है। लेकिन यदि आपका मन प्रबल है, यदि आपके पास में आत्मबल है, तो लाख मुद्दते लाख बुरा चाहे क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा नहीं, वही होता है जो आत्मबलिष्ठ होता है। मतलब आत्मा, मतलब मजाक में बोल रहा हूँ, हंसी मजाक में। आत्मा यदि बलिष्ठ है, ये बात पे मैं आपको बता रहा, मैं इनके केस में जैसे देखता हूँ कि ये मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें या एनर्जीज रही हैं, बट बहुत ज़्यादा इफेक्ट इनको ऐसा कब्जे वाला नहीं कर पाए। नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये सात्विक व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं। तो यही तो मैं कह रहा हूँ। अब बैक्टीरिया देखो, वायरस देखो, वो तो आएगा, तो उसका काम है। शरीर में यदि आम है, टॉक्सिन्स हैं, तो वो आएगा। इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो वो लड़ेगी और फेंक देगी। तो दो चीजें चाहिए, एक तो शरीर के अंदर से गंदगी को हटा दो, टॉक्सिन्स को, तो वो आएगा ही नहीं, और इम्यून सिस्टम को तगड़ा रखो, भगा दे। जिसकी इम्यून सिस्टम भी अच्छा और शरीर में कोई भी गंदगी, टॉक्सिन्स नहीं है, तो आएगा नहीं। वो थोड़ा बहुत आया भी तो वो वहीं का वहीं ले ले खोमचे में रपाटा लगेगा, वो इम्यून सिस्टम का भाग जाएगा। कॉमन लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ। मन के साथ साथ क्या ऊर्जा भी बेहतर रखना, जैसे हम लोग ऑरा पे फोकस करते हैं कि जितना बड़ा ऑरा उतना आप नेगेटिविटी से बचे रहोगे और प्रॉब्लम से बचे रहोगे, ऐसा कुछ जिसको सूक्ष्म हमारे यहाँ प्रभा, सूक्ष्म शरीर के अंदर एक तेज होता है। ओज, तेज, ओज और प्राण, तीन बोले गए। प्राण बताता है छाया, और तेज बताता है प्रभा, और ओज बताता है कांति। देखिए, मेरी एक आदत है कि मैं जो भी कहता हूं वो शास्त्र ने जो कहा है उसको आधारभूत रख के कहता हूं, या मेरी रिसर्च वर्क पे बात करता हूं। प्रभा दूर से देखी जाती है, विप्रकृष्टहा, मतलब दूर से आप प्रभा देख सकते हो। कम से कम 3 मीटर या 2 मीटर की डिस्टेंस, यदि आप मेरी प्रभा देख लोगे, मैं आपकी देख लूंगा। छाया 1 फीट के अंदर देखी जाती है। इंटरनल ऑरा बोलते हैं उसको इंग्लिश में। इंटरनल ऑरा बोलते हैं। तो ये जो छाया है, ये तो है उसके प्राण। यदि प्राण अच्छे हैं तो उसकी छाया अच्छी होती है। हाँ, वो लगभग 4 से 6 इंच के आसपास में। और यदि तेज है अंदर, पित्त अग्नि ठीक है, तो उसका एक, कहते ना यार, क्या व्यक्ति का एक बड़ा प्रभा मंडल है, आभा मंडल है। मतलब फेस चाहे जैसा हो, एक अट्रैक्शंस क्रिएट होती हैं। वो प्रभा, अट्रैक्शन कांति देता है एक्चुअली। प्रभा देती है एक तेज। प्रभा से आदमी थोड़ा सा होता है, झुकता है, वो कहता है अरे मतलब इनमें कुछ है, तेज है ना, अग्नि है ना, वो तो ऐसे छूता नहीं है, करंट होता है उसमें। और यदि वो आदमी छू भी लेगा तो आदमी को थोड़ा वाइब्रेशन फीलता है। यदि असली प्रभा है तो कांति चुंबक है। कांति वाले व्यक्ति के प्रति लोगों को आकर्षण होता है, वो भागते हैं उसके प्रति, क्योंकि वो कफ से आती है, ओजस से आती है। तो जितने भी आप भक्ति करने वाले लोग होते हैं ना, आप देखेंगे उन स्त्रियों को जो बहुत भक्ति में रहती हैं, त्यागी जो लोग होते हैं, उनका प्रभा मंडल, कांति मंडल और छाया मंडल बहुत तगड़ा होता है। और जितना व्यक्ति लोभी होगा, दुखी होगा, उसका उतना ही तीनों मंडल, छाया मंडल, प्रभा मंडल और कांति मंडल डैमेज्ड होते हैं। इसमें मैंने जैसे बहुत सारे केसेस 50,000 प्लस केसेस किए हैं, नेगेटिव एनर्जीज, बैड एनर्जीज, इविल स्पिरिट्स और सब जिन जिन्नात टाइप सब
तो उसमें मैंने ये पाया कि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो कि परमानेंट उनके घर में हवन भी है और पूजा पाठ भी है, बहुत अच्छे से चल रहे हैं, उसके बावजूद उनको अटैक्स हैं। और मैं ये देखता हूँ उनको निकालने के लिए बड़ी अलग अलग विधियाँ मुझे खुद को करनी पड़ी। तो उस तरीके से उसमें क्या परेशानी होती है। दूसरा क्या है कि पूजा करने वालों में, जैसे आपने बताया जिसके घर में पूजा पाठ भजन तंत्र मंत्र सब हो रहा है, उसके बावजूद मैं देखता हूँ ऑरा डाउन है, चीज़ें डाउन हैं, परेशानी है। तो क्या जहाँ तक मैं समझ पाया, मैं तो ये कहता हूँ कि रिसेप्टिविटी नहीं है, कि आप रिसिप्ट नहीं कर रहे हो, बनाया जा रहा है भोजन बट खा नहीं रहे हो, है ना। यही बात तो जो आप कह रहे हैं यही उसका उत्तर है। यही है भाई, जब व्यक्ति जब उसको एक मोनोटोनस जॉब में कन्वर्ट कर दे, रिचुअल में। मैं इसलिए नहीं ये सिस्टम फॉलो करता हूं कि मैं हिंदू धर्म में, सनातन में पैदा हुआ हूं। मेरा भी साइंटिफिक ऐसा मानना है। हमारे पिताजी ने तो बिल्कुल ओपन, साइंटिफिक वही बोल बात है, पिताजी ने ओपन छोड़ा। भाई मुझे क्या दिक्कत है किसी और, हमारा धर्म है ही नहीं। ये तो फॉर्मूलाज हैं, हनुमान एक फॉर्मूला है, राम एक फॉर्मूला है। अब भक्ति को जोड़ दिया उन्होंने, प्रेम उसमें, तो फिर ठीक, अच्छी बात। हमें लगता है कि औषधियाँ जलाने से हमें अच्छा फील हो रहा है, तो दैट्स गुड। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है कि ज़बरदस्ती हम बैठ के हवन करें। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपका ट्रैक वही है जो, यही आपके प्रश्न में ही उत्तर है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। डॉक्टर, मैं तो भाई हेल्थ से परेशान होकर आपके पास आया और मैंने देखा यहाँ पे जितना कॉम्बिनेशन आपने बहुत अच्छे से, जो सुना था कि कभी आयुर्वेदा ऐसा हुआ करता था, रियल आयुर्वेदा, तो आई हैव एक्सपीरियंस द रियल आयुर्वेदा, जिसमें स्पिरिचुअलिटी भी, फूड थेरेपी भी, मेडिसिन भी, यू इन्वॉल्व एवरीथिंग। और अब नाउ मुझे अब समझ में आया, मॉम कैंसर था कभी मॉम को, तो मैं अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगा। तो मेडिसिन उनको स्टार्टिंग में जब दी जा रही थी तो मेडिसिन काम नहीं कर रही थी। तो किसी ने, जानकार ने बोला कि ऐसे पंडित जी हैं, उनके पास जाओ। तो पंडित जी ने कुछ उपाय बताया कि ये मैं पार्ट स्टार्ट करता हूँ, और वो जैसी पार्ट स्टार्ट हुआ तो विद इन 2 डेज मेडिसिन काम करना स्टार्ट कर दिया। तो एक श्रद्धा बनती है। ये श्रद्धा मान लभते ज्ञान में कहा ही है, लेकिन देखिए वो जो आप बात कह रहे हैं, अभी जो मनीष जी ने कहा है, जो आचार्य जी ने अभी बात कही, वो बड़ी, वो इसी का पूरक है। उन्होंने मैकेनिकली नहीं, आपकी माँ को उस चीज में श्रद्धा पैदा हुई, मतलब ट्रस्ट पैदा हुआ। तो अपने आप आपने, आपका चैनल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आदमी अल्पसत्व होगा, आत्मबल कम होगा, तो वो नेगेटिव के लिए ओपन हो जाता है। श्रद्धा आते ही आत्मबल बढ़ जाता है और काम शुरू हो जाता है। आज अभी आप जो कह रहे हैं यहाँ के लिए आपने बताया, तो हम लोगों ने यहाँ पर, आप देखेंगे इस स्थान में, इसके आगे तो समुद्र है, आगे कोई है ही नहीं। और ये भारत का वो हिस्सा मैंने चुना है जो आपको कभी भी पैन इंडियन न्यूज में आपको कभी भी उडुपी का ही नाम नहीं मिलेगा, और मिला भी तो ये क्षेत्र तो आपको आई लव साउथ इंडियन फूड, तो लेकिन उडुपी प्लेस नहीं है, ऐसा नहीं जानते। जब मुझे उडुपी आना था तब मुझे पता लगा कि उडुपी प्लेस है, एक प्लेस है। तो उडुपी होटल जानते हैं आप। लेकिन उडुपी में भी एक ऐसा गांव जो कभी भी उडुपी के न्यूज सिस्टम में नहीं रहता, मैं वहां पे रहता हूं। तो हमने जगह ढूंढी कौन सी है, कहाँ मेरा जन्म हुआ, उत्तर भारत में, सब छोड़ छाड़ करके दुनिया का एक ऐसा कोना जहां पर 0 लेवल का पॉल्यूशन है। दिल्ली में जाइए, देखिए क्या हो रहा है इस समय पे, हाल कार्बन का, और यहाँ देखिए आप क्या स्वर्ग है ये। तो मेरा जो मेन कहना है वो यही है कि जगह यदि सच्ची है और आपके यदि विचार, आपका उद्देश्य ऑनेस्ट है, हमको पेशेंस जरूरत ही नहीं है। नियत साफ मन। मैं भरे हुआ, हमारे 6 महीने की बुरी बुकिंग। वही मुझे जानना है कि अगर व्यक्ति बहुत परेशान है और एक्चुअल आयुर्वेदा या एक्चुअल ट्रीटमेंट उनको नहीं मिल रहा है और आपके पास जगह भी कम है, तो उनके लिए क्या कुछ आप करना चाहेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, आयुर्वेद के 2 हिस्से हैं। एक आयुर्वेद है जो जन सामान्य के लिए बनाया था। लोग रहते थे गांव में, वो लाए जड़ी बूटी, उन्होंने कूटा पीसा और कहते पी ले भैया, वो बिल्कुल फिट हो गया वो वैद्य। तो वो काम इतना करते थे लोग, घोड़ा था, चलते थे, तो हाँ, लेकिन वो वाला आयुर्वेद डॉक्यूमेंट नहीं हुआ, वो उन वैद्यों के जाने के संग में चला गया। जैसे पंचायत राज था, तो पंचायत वाले लोग बड़ी बड़ी जो डिस्प्यूट थे उनको यूं हैंडल कर लेते थे। अब तो तारीख पे तारीख कोर्ट पे पड़ती रहती हैं।
लेकिन वो जब मरे तो वो चले गए, तो वो जो डॉक्यूमेंटेशन तो करके गए नहीं, तो वो नॉलेज सब उन्हीं के संग में, एक्सपीरियंस्ड डेटा चला गया, जो एविडेंस डेटा था, वो एक्सपीरियंस डेटा था, वो चला गया। लेकिन राजाओं ने एक कार्य किया बड़ा अच्छा। तो राजा की प्रॉब्लम पैसा नहीं थी और राज्य भी नहीं था, इसकी प्रॉब्लम थी ये इस दुनिया में जीना चाहता था कि भाई मुझे कम से कम 100 साल से ज्यादा जी लूं। तो उसको कोई इलेक्शन तो था नहीं उसका, क्यों चला जाएगा, वो तो सेट हो गया। अब वो बुढ़ा हो रहा है, उसके जीवन में दो चीजें थी, या तो अति युद्ध या बिल्कुल मुशायरा चल रहा है और बैठे हुए हैं आराम से। उसमें बड़ी अप्सराएं वो नृत्य होते थे हमारे यहाँ, भोग विलास बोल दीजिए आप, मुशायरा की बजाय। तो इनके जीवन में या तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल थी या बहुत स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल थी, जो आजकल सारे टॉप बिजनेस पीपल की या सीईओ की हो चुकी है। या तो वो बिल्कुल ही एकदम बढ़िया सत्संग की जाएगा, या वो ओवर सेडेंटरी में चला जाएगा, दारू पिएगा, मस्ती मारेगा। ऐसे हाल में ये राजाओं की स्थिति भी हो गई थी। तो राजाओं ने वैद्यों को बुला करके, भाई अभी तुम ऐसा कुछ डॉक्यूमेंटेशन करो कि हम ही नहीं, हमारे बच्चे, आगे की पीढ़ियां इस बुढ़ापे से बचें। जो पंचकर्मा बना, बॉडी को डिटॉक्स करो और रसायन कलर चढ़ाओ इस पे, इसको यंग बना दो। वो पंचकर्मा और रसायन की जो थेरेपी है वो राजाओं के लिए थी। अब आजकल ये ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज हो गई, अब सब लोग यही हाल में हैं, तो उनको चाहिए ये ट्रीटमेंट। तो मिडिल क्लास तो समाज के 3 हिस्से हैं मनीष जी। जो लोअर मिडिल क्लास है वो हमारे यहाँ बहुत आते हैं, देखिए अभी वहां पर बराबर वहीं से आते हैं, मेडिसिन लेके जाते हैं। करीब करीब दिन में किसी दिन 20 तो किसी दिन 25 तो 50 किसी दिन 60 लोग प्रतिदिन, हाँ मैंने देखा, लोग गांव के लोग आते हैं, अभी भी बैठे हुए हैं मेरे लिए। और कभी मैं देखता हूँ, कभी हमारे वैसे वैद्य लोग देखते रहते हैं, कभी कभार मैं भी हूँ तो मैं जरूर उनको सेवा देता हूँ। और हमारी दवाएं 100 रुपए हर हफ्ते की ही होती है। दूसरी कैटेगरी है समाज में, वो है मिडिल क्लास। वो बेचारा पंचकर्मा नहीं ले सकता, वो 15 दिन की वो, इनको दवाई ये लगती है क्योंकि ये सब खेत में काम करते हैं, इनको गांव के लोगों को दवाई बड़ी जल्दी आयुर्वेद की दवा काम करती है। या फिर वो रिच क्लास, अपर मिडिल क्लास, जिसने सारी दुनिया में ट्रीटमेंट हो गया है, उसको राजाओं वाला हाल है, उसकी बॉडी पूरी क्लीन करके वो आते हैं हमारे पास में। तो 2 लोगों के तो हम डॉक्टर हैं। ये जो बीच वाला है ना मिडिल क्लास, इसने अपने रिश्तेदारों को दिखाने के लिए बड़ा घर ले लिया है, उधार पे ईएमआई चल रही है इसकी साहब, बड़ी गाड़ी ले ली है, रिश्तेदारों को दिखाने के लिए ईएमआई चल रही है, पति पत्नी दोनों काम कर रहे हैं और 3 दिन की छुट्टी है इसके पास। ये तो बेचारा कोलू का बैल है, इसलिए नहीं है कि पैसा जी नहीं सकता, इसने रिश्तेदारों के चक्कर में इसकी सबसे ज्यादा लगी हुई है। दोस्तों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को दिखाना है कि साहब देखो मैं भी कम नहीं। ये जो उसकी मानसिकता है ये खा गई मिडिल क्लास को। मिडिल क्लास एक्चुअली बड़ा लकी होता है क्योंकि उसके ऊपर टेंशन इनका नहीं है, रिच वालों का। रिच वाले को तो अगले महीने रेडी करके रखनी है 100 लोगों की तनख्वाह, गरीब को तो बेचारे को पता नहीं कब क्या हो जाए। इसकी तो क्या छत बनी हुई है, हर महीने आती है। लेकिन इसने की जो ढिड्डिया है ना, इसकी लोभ, दिखावा, इसने इसको मजदूर बना दिया है। 99 का फेर, ये चक्कर में फंस गया है। ये सिर्फ एंटीबायोटिक खा करके ही जीता।